नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि कच्छातीवू आइलैंड किस तरीके से इस वक्त डिस्प्यूट में रहा। जिस आइलैंड पर कोई रह नहीं सकता, जो पानी का सोर्स नहीं है, वो दो देशों के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है, जिसको भले ही निपटा लिया गया है 74 में 76 में उसके ऊपर समझौता हो गया, लेकिन अभी भी उठ उठ के इशू आ जाता है। लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम उस चीज़ पर जाएंगे कि इसका आयाम क्या है, क्यों दो देश आपस में इन चीज़ों के लिए लड़ते हैं जहाँ पर कोई रह नहीं सकता। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो मैरीटाइम बाउंड्री है, यानी कि जो समुद्री सीमाएं हैं, वो क्या रोल प्ले करती है और उनका निर्धारण कैसे होता है और क्यों ये छोटे छोटे इशू डेवलप होते हैं। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा पहले अंकलोस को, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, जो कि 1982 में एक समझौता होता है, 1994 में वो फोर्स में आता है और इसमें डिसाइड किया जाता है कि किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री, जो समुद्री सीमा है, वो किस प्रकार से रहेगी। वही डिसाइड करती है जो ये छोटे छोटे डिस्प्यूट है। तो आइए अगर हम देखें तो ये कैसे डिसाइड होता है। तो सबसे पहले ली जाती है बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब है कि अगर जैसे भारत के नीचे का हिस्सा देखें तो ऐसा नहीं है कि जिग जैग लाइन खींची जाएगी कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ऐसे नहीं, एक सीधी लाइन ले ली जाएगी यहाँ से ऐसे, ताकि एक सीधी लाइन दिखाई दे। सीधी का मतलब ये भी नहीं कि हमने बंगाल से खींचनी शुरू की और सीधा अंडमान निकोबार पहुँच गए। सीधा यानी कि जो उसका तटीय क्षेत्र है वहाँ से एक सीधी लाइन खींची जाएगी। उस सीधी लाइन के इस तरफ जो जल का हिस्सा आ जाएगा वो इनलैंड वाटर हो जाएगा। लेकिन हमें बात करनी है बेस लाइन के इस तरफ की। तो बेस लाइन के 12 नॉटिकल माइल यानी कि 22 किलोमीटर का एरिया कहलाएगा टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी का मतलब हो गया, आप उसको उसकी जो देश है उसकी जो स्थल बाउंड्री है, जो लैंड बाउंड्री है, उसका एक्सटेंडेड पार्ट ही मान लें, क्योंकि वहाँ पर क्या है, उसका पूरा लॉ चलेगा। इंडिया की जैसे CRPC, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर पूरा अप्लाई होगा। उसके ऊपर का जो स्पेस रहेगा वो भी नेशनल एयर स्पेस रहेगा। यानी कि अगर किसी को उस टेरिटोरियल बाउंड्री में आना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी भारत की। वहाँ पर केवल इनोसेंट पैसेज के लिए रास्ता है, यानी कि सिर्फ वो वेसल्स आ सकती हैं जिन पर कोई हथियार नहीं है, जिनके पास परमिशन है, जो ट्रेड के लिए आ रही हैं। लेकिन उसके अगला जो पॉइंट है, जो अगली डिवीज़न है, वो है कंटिगुअस जो बाउंड्री। कंटिगुअस जोन जो है वो है 12 नॉटिकल माइल की और कुल हो गई है बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल। यहाँ पर कुछ कानून उस देश के कम होते जाएंगे। यहाँ पर CRPC, IPC और कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा अप्लाई होगा, लेकिन कुछ कस्टम के लॉ, कुछ इन्वायरमेंट लॉ, कुछ इस तरीके के लॉ अप्लाई होते रहेंगे। और जो ऊपर का एयर स्पेस था वो भी हमारा ना होकर इंटरनेशनल एयर स्पेस बन जाएगा। उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि है 200 नॉटिकल माइल की, जो कि कुल बन जाती है 370 किलोमीटर। कहाँ से? बेस लाइन से। अब ये वो क्षेत्र है जहाँ पर वो संबंधित देश अपनी पूरी क्या कर सकता है, रिसोर्सिस को यूज़ कर सकता है। ये उसकी एक्सक्लूसिव है। लेकिन ऐसा नहीं कि 200 नॉटिकल माइल वो देश अपनी जगह से परमानेंट मानेगा ही मानेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दो देश हों जो टोटली 200 नॉटिकल माइल हो रहा हो, तो वहाँ पर आपस में समझौता किया जाएगा। भाई तो थोड़ा छोटा है तो उसको 20 नॉटिकल माइल कम दे दिया जाएगा, थोड़ा बड़ा है तो ज़्यादा ले लेगा, लेकिन एक 200 नॉटिकल माइल मैक्सिमम है। अब इशू इसी करके आता है। और इसके बाद जो एरिया रहता है वो रहता है हाई सीज। अब ये क्या है, अगर कोई देश जैसे कि चाइना के बारे में आता है, वो क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। कहीं भी आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का तो क्या हो जाएगा, आइलैंड बनाते ही 200 नॉटिकल माइल इधर उसका पूरा एरिया हो गया, और 12 नॉटिकल माइल तो क्या हो जाएगा, उसका टेरिटोरियल सी बन जाएगा। भाई उसकी अपनी जगह बन गई, उसका अपना एयर स्पेस बन गया, किसी को आने जाने नहीं देगा। तो ये इशू बनता है जब छोटे छोटे आइलैंड से बात होती है। तो देखिए जैसे भारत का है, ये भारत की टेरिटोरियल मैरीटाइम बाउंड्री है। मैरीटाइम बाउंड्री जैसे भारत की देखेंगे तो यहाँ पर पूरी चौड़ी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर समझौता किया गया। उस तरीके से तो भारत का यहाँ तक आ जाएगा, तो श्रीलंका कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर समझौता किया जाता है। अब यहाँ पर गैप है क्योंकि यहाँ पर भारत की 200 नॉटिकल माइल ख़त्म हो जाती है, लेकिन अंडमान निकोबार की वजह से भारत का ये वाला फिर से एक एरिया EEZ में आ जाता है। तो अब हम देखेंगे ऐसे क्या डिस्प्यूट है जो भारत के मैरीटाइम बाउंड्री के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं सबसे पहला भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान का जहाँ पर नाम ले वहाँ पर डिस्प्यूट ना हो, ये पॉसिबल नहीं है।
एक तो देखिए ऐतिहासिक समय में जो एरिया एक साथ रहे होते हैं वहाँ पर डिस्प्यूट जायज़ है, क्योंकि उस समय किसी को नहीं पता था इस तरीके से कुछ होगा। पूरे विश्व में ऐसा ही है। तो जो भारत और पाकिस्तान का इशू है वो है एक सर क्रीक को लेकर, जो कि एक एस्चुरी है जिसका वैसे नाम बाणगंगा है। एस्चुरी का मतलब होता है कि ऐसी जल का क्षेत्र जहाँ पर साफ पानी भी आकर मिलता हो और समुद्र का खारा जल भी हो। ये वैसे समुद्र का बहुत प्रोडक्टिव क्षेत्र होता है, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, भारत और पाकिस्तान में डिस्प्यूट है सर क्रीक को लेके। अब डिस्प्यूट ये है कि भारत का कहना है कि ये बाउंड्री है येलो लाइन वाली। भारत का कहना है कि एक थैलबर्ग प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल क्या कहता है, भाई जब भी कोई नेविगेबल चीज़ है, यहाँ से नेविगेशन किया जा सकता है, तो वहाँ से क्या होगा, अगर कोई दो देश वहाँ से जुड़े हुए तो जो इंटरनेशनल बाउंड्री मानी जाएगी वो बीच में मानी जाएगी जहाँ से नेविगेशन हो रही है। भारत कहता है हम मान रहे हैं बीच में। पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, मैं तो अपने ईस्टर्न तक मानूंगा पूरा, क्योंकि ये उसको नदी नहीं मान रहा। ये कह रहा है ये एस्चुरी है, इसमें ज्वार भाटा आता है, ये उन नदियों की बात नहीं हो रही। दूसरा उसका कहना है कि 1915 में जो सिंध गवर्नमेंट थी, यहाँ पर सिंध और गुजरात ही आपस में लग रहे हैं, तो सिंध गवर्नमेंट थी, उसने जो रन ऑफ कच्छ थे, जो ये रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है, इसके साथ समझौता कर लिया। उसमें जो राव थे उन्होंने कहा कि हाँ सिंध गवर्नमेंट तुम्हारा ये ग्रीन लाइन वाला एरिया है। लेकिन भारत का कहना है कि जब सिंध जो गवर्नमेंट थी वो प्रोविंस तब बनी है 1937 में, तो उसके द्वारा किया गया कोई भी समझौता हम नहीं मानते, इसलिए क्या है, हम तो ये लाल वाली लाइन मानेंगे। अब सोचने की बात है कि इस दोनों लाइनों में कितना फ़र्क है, और यहाँ पर कुछ है भी नहीं। यहाँ पर रसल वाइपर है, यहाँ पर मगरमच्छ है, यहाँ पर बहुत बिच्छू है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ की नहीं है, प्रॉब्लम है जो मैरीटाइम बाउंड्री है। अगर भारत इधर खिसकता है तो भारत को इतने ज़्यादा एरिया का ये लॉस होगा, भारत का टेरिटोरियल सी कम हो जाएगा, और भारत ये नहीं चाहता, और पाकिस्तान यही चाहता है कि मुझे ज़्यादा मिल जाए। और वैसे भी इसका पहले भी मिसयूज़ हो चुका है, जब 2008 में मुंबई में अटैक होता है तो वो सारे लोग इधर से ही एंटर करते हैं। तो आइए अब देखते हैं अगला, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का भी ऐसा ही है। लक्षद्वीप को पहले लक्षद्वीप कहा जाता था, यानी कि लाखद्वीप। लाखद्वीप नहीं है, वहाँ पर कुल द्वीप मिला के तो 36 के आसपास ही हैं, लेकिन लाखद्वीप इसलिए हो गया था क्योंकि बहुत सारे द्वीप लगे होंगे पहले लोगों को कि बहुत ज़्यादा द्वीप है। अब यहाँ पर भी इशू है, यहाँ पर इशू है क्योंकि मालदीव है नीचे। मालदीव और लक्षद्वीप जो आइलैंड थे वो किसी ज़माने में वहाँ आना जाना था, व्यापार था, एक दूसरे से मिलते जुलते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सत्ताएं बदलती गई, जो लक्षद्वीप है वो धीरे धीरे ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। और एक मिनुकी आइलैंड जो कि भारत और मालदीव को डिवाइड करता है, कहाँ पर, मिनुकी आइलैंड। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है। तो मालदीव का कहना है मिनुकी आइलैंड हमारा है, भारत का कहना है हमारा। अब यहाँ पर वही इशू है कि अगर तो भारत बात मान ले मालदीव की तो क्या होगा, मालदीव यहाँ तक आ जाएगा तो भारत का क्या हो जाएगा, ईईजी कम हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अभी तो मालदीव यहाँ है, मालदीव यहाँ पहुँच जाएगा, भारत यहाँ रह जाएगा। तो बात उन आइलैंड की नहीं है, बात उस स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट की है, उस इकोनॉमिक इंटरेस्ट की है जो यहाँ पर रोल प्ले करती है। तो किसी भी इशू में जो भी मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट है वहाँ पर क्या है, एक इकोनॉमिक रोल है और एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक रोल है। आइए अगले पर चलते हैं, इंडिया बांग्लादेश पे। इंडिया बांग्लादेश में क्या होता है, एक आइलैंड है 1970 में उभरता है साइक्लोन के तौर पर। यहाँ पर मान ले एक आइलैंड उभरता है 1970 में हरिभंगा रिवर के आसपास। अब भारत का कहना था कि वो हमारे पास है, बांग्लादेश कह रहा था हमारा है, दोनों चले गए इंटरनेशनल कोर्ट में। वहाँ पर जब तक उस पर फैसला सुनाया गया, फैसला काफ़ी हद तक तो आया, बांग्लादेश के हद में उसे बहुत ज़्यादा ईईजी मिल गया, लेकिन भारत को मिल जाता है वो आइलैंड जिसको न्यू मूर आइलैंड कहा गया और साउथ तलपति। लेकिन जब तक वो भारत को मिलता है तब तक वो दोबारा लुप्त हो जाता है। तो जिस फैसले को दो देश नहीं कर पा रहे थे उसे प्रकृति ने वापस लुप्त करके निपटा दिया। तो भारत को लेकिन ओवरऑल क्या होता है, इस मामले में लॉस होता है। भारत डिमांड कर रहा था कि मुझे यहाँ तक वाला चाहिए, बांग्लादेश मान रहा था कि मुझे
यहाँ तक चाहिए और बांग्लादेश को यहाँ तक मिल जाता है। तो खेल उस छोटे से आइलैंड का था ही नहीं वहाँ पे, वो तो भारत को ही पता था किसी दिन डूब जाएगा। बात थी कि उसके सहारे ईईजी को बढ़ाना, टेरिटोरियल सी को बढ़ाना। अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड इतनी नीचे पड़े हैं, कोई कह दे वहाँ पे क्या करना है, अंग्रेजों ने ले लिया। नहीं तो भारत का पौराणिक स्तर पर चोल साम्राज्य के अलावा कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर लिंकेज नहीं मिलता है, लेकिन वो स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। उससे भारत का एक अलग जगह पर टेरिटोरियल सी है, अलग जगह पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बना हुआ है अंडमान निकोबार करके। लेकिन यहाँ पर भी इशू है। अब ये कोको आइलैंड है, ये म्यांमार में है। ओवरऑल जो कोको आइलैंड है वो सारा अंडमान निकोबार समूह का ही है। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर क्या हुआ, जब अंडमान निकोबार का कंट्रोल ब्रिटिश के पास आया तो उन्होंने क्या किया, कोको आइलैंड को म्यांमार को दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि म्यांमार भी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। ब्रिटिश एम्पायर में इंडिया और बर्मीज एम्पायर दोनों थे, दोनों मिलके इंग्लैंड शासन करता था। 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया है, नहीं तो पहले बर्मा के लोग आके बैठते थे भारत में पार्लियामेंट में अपनी बात रखने के लिए, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, धीरे धीरे कोको आइलैंड का नाम कोको क्यों पड़ा, कोकोनट मिलता था वहाँ पर। उसका यूज़ अंग्रेजों ने क्या किया, पोर्ट ब्लेयर में जब बनाया गया सेलुलर जेल को, जहाँ पर बाद में क्रांतिकारियों को काला पानी दिया जाता था, उस कोकोनट का इस्तेमाल वहाँ किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे उनको लगा कि अंडमान निकोबार से कोको आइलैंड मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने उसको म्यांमार की एक फैमिली को दे दिया। धीरे धीरे वो करते करते उनके पास चला गया, और जब म्यांमार आज़ाद हुआ तो वो उसके पास चला गया, उसकी सॉवरेंटी में आ गया। कुछ लोगों का कहना है कि नेहरू ने कोशिश नहीं की। अब नेहरू ने की नहीं की, उस बात में जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कभी डिस्प्यूट में आया ही नहीं, क्योंकि वो बर्मीज एम्पायर में पहले से ही था, तो वो उनके पास चला गया। जैसे अंडमान निकोबार, भाई ये भी तो आया भारत में, ये भी तो अंग्रेजों ने हमें दे के गए, ये हमारा था ही नहीं तब। हाँ, लेकिन इस पर आज़ाद हिंद फौज ने कब्जा कर लिया था। तो हो क्या रहा है कोको आइलैंड पे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कोको आइलैंड पे क्या कर रहा है चाइना, म्यांमार के थ्रू वहाँ पर अपनी एयर स्ट्रिप बना रहा है, वहाँ पर अपने रडार बना रहा है, वहाँ से हम पर निगरानी रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये छोटे छोटे आइलैंड, ये इसलिए डिस्प्यूट है। अब कईयों का कहना है कि अगर कोको आइलैंड हमें मिल जाता तो ये ना होता, लेकिन फिर क्या होता, जो उसके ऊपर एक और आइलैंड है प्रीपेरिस आइलैंड, वहाँ पे बन जाता। तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कोई और रास्ता निकल जाता। अब आते हैं हम, और भी मैरीटाइम बाउंड्री है। श्रीलंका वाली हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे, उस पर पहले ही बहुत ज़्यादा कच्छातीवु आइलैंड पे हो चुका है सारी कहानी, कई सारी लोग कर चुके हैं। अब आ गया इंडिया इंडोनेशिया थाईलैंड। इंडिया इंडोनेशिया थाईलैंड भी टेरिटोरियल जो अपना मैरीटाइम बाउंड्री है उसे शेयर करते हैं, लेकिन इन तीनों ने समझौता कर लिया। इन तीनों में आपस में कोई यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। इसे कहा जाता है ट्राई जंक्शन, 3 जंक्शन है यहाँ पर। एक तरफ देखिए यहाँ पर थाईलैंड है, थाईलैंड इंडिया, थाईलैंड इंडोनेशिया, इंडिया इंडोनेशिया। तो इस अंदर की तरफ इंडोनेशिया है सारा, इधर थाईलैंड है, इधर इंडिया है, तीनों मिलके आराम से रह रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है, ठीक ठाक फ्रेंडली रिलेशन है, और ये हमेशा बने रहने चाहिए, क्योंकि इसकी अलग से इम्पोर्टेंस है। इसकी यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, इसको भी देखेंगे ये क्या है। तो अब आते हैं, बात हो रही थी कि क्यों लड़ते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है। तो आइए देखिए कि अब हो क्या रहा है, अब इस इंडियन ओशन की क्यों वैल्यू बढ़ रही है, और क्यों ऐसे डिस्प्यूट अब उभर के आ रहे हैं जिनका कभी नाम नहीं लिया गया। मिनोकी आइलैंड का, कोको आइलैंड का, कच्छातीवु अब क्यों उभर के आ रहा है? क्योंकि अब बात आ गई है चाइना और इंडिया के पावर प्ले की। अब चाइना की कहानी शुरू होती है पिछले दशक में। पिछले 2 दशकों में चाइना ने खूब तरक्की की, मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है वर्ल्ड का। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का मतलब है क्या करना पड़ेगा, उसे बहुत सारी एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या है? ऑयल है और गैस है। ऑयल गैस चाइना में उतनी नहीं है जितनी कहाँ पर है, पर्शियन गल्फ में। यहाँ पर सारा तेल ऑयल यहाँ से आ रहा है, और कहाँ जा रहा है? इधर से होते हुए जा रहा है, और कहाँ से जा रहा है? यहाँ से, फिर घूम के यहाँ पहुँच रहा है साउथ चाइना सी में। तो ये क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये दोनों क्या है? चोक पॉइंट।
चोक पॉइंट का मतलब है बहुत नैरो स्ट्रिप है और चाइना के फ्रेंडली देश नहीं है। चाइना की सारी टेंशन ही यही है कि अगर कभी ये चोक कर दिया जाए इंडिया के द्वारा या ये चोक कर दिया जाए यूएस के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर यूएस की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और इस एरिया में इंडिया का अच्छा खासा दबदबा है। तो प्रॉब्लम ये है, इसलिए छोटे छोटे आइलैंड चाइना बनाने की कोशिश करता है, जिनको भी हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं पर्शियन गल्फ वाले को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पर क्या चोक पॉइंट है, यहाँ पर किसके पास है कब्जा मेन? ओमान के पास और ईरान के पास। और ये पतली सी जगह है और चीन का सारा तेल जो है, ऑयल है, लगभग यहीं से आ रहा है, जापान का भी यहीं से आ रहा है। तो एक चोक पॉइंट है, इससे डरता है। दूसरा है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये शुरुआत से ही, ये भी क्या है, बहुत नैरो स्ट्रिप है, 1100 किलोमीटर लंबी है, लेकिन एक स्थान पर जाके क्या है, केवल 2.5 किलोमीटर चौड़ी रह जाती है। और यहाँ पे कौन से देश हैं, ये इंडिया के फ्रेंडली हैं। एक तरफ इंडोनेशिया है, ठीक है, एक तरफ यहाँ पे शुरुआत में थाईलैंड है, लेकिन यहाँ पर 2 देश हैं जो काफ़ी चाइना फ्रेंडली हैं, सिंगापुर और मलेशिया। तो चाइना की कोशिश रहती है कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को चोक ना किया जाए, इसीलिए क्या करना चाहता है, वो अपने विस्तार को बढ़ाना चाहता है। और यही एक ऐसा पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ऊपर ऊपर नीचे और भी है, जो कि क्या करता है, अंडमान सी जो कि हिंद महासागर का पार्ट है, उसको किससे जोड़ता है, साउथ चाइना सी जो कि किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का। लेकिन चाइना नहीं मानता, चाइना कहता है ये पैसिफिक ओशन नहीं है, ये तो मेरा खुद का सागर है और ये सारा मेरा क्या है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है। तो चाइना अपने इस पूरे रक्षा करने के लिए, अपनी सप्लाई लाइन को रक्षा करने के लिए क्या कर रहा है, उसके लिए उसने यूज़ किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें पहले था सिल्क रोड और मैरीटाइम सिल्क रोड, अब उसका नाम बदल के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया गया। उसमें देखिए वो क्या चाह रहा है, बात उसकी 2 जगह उसी पे रुकी हुई है। उसको कहाँ जाना है, एक तो यहाँ पर जाना है, अगर उसका रास्ता ना मिला तो उसको इधर से रास्ता चाहिए, और यहाँ पर क्या है, उसे वही स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में पहुँचना है। और उसका जो मेन टारगेट है वहाँ से ज़्यादा उसका यहाँ पे रहता है। उसका मानना है कि वहाँ से तो मैं कैसे ही हासिल कर लूँगा, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में डर रहता है। लेकिन इसको बाईपास अगर कभी कर दिया, किसी ने चोक कर दिया, तो उसके लिए क्या कर रहा है, वो काशगढ़ से गवाडर रास्ता बना रहा है, ताकि ऑयल पाइपलाइन या सीपेक में बिछाई जा रही है कि यहाँ आना ही ना पड़े, यहाँ से सीधी सप्लाई हो जाए। म्यांमार में पोर्ट बनाए जा रहे हैं ताकि यहाँ से सीधी सप्लाई हो जाए। कलकत्ता तक पहुँचने की कोशिश है उसकी, BCIM, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार बॉर्डर इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन इंडिया ने कहा कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं हो सकता, इसलिए अभी तक ये ठंडे रास्ते में है। और ये ऊपर वाली तो उसकी पुरानी सिल्क रोड है, जिस पे सदियों से व्यापार हो रहा था। तो चाइना का टारगेट इंडियन ओशन में अपने ही जो सप्लाई लाइन है उसे मेंटेन करना है। उसको करने के लिए वो क्या कर सकता है, हर उस रिजीम को साथ देगा जो कि क्या करेगी, जो चाइना के प्रो हो जाएगी। जैसे म्यांमार में जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऑंग सैन सुई को हटा के 2021 में जब तख्ता पलट करके जनरल मी ऑंग आते हैं, तो ये प्रो चाइना है बिल्कुल। और ये क्या कर रहे हैं, चाइना से डेप्ट ले रहे हैं, चाइना से पैसा ले रहे हैं। कोको आइलैंड जो हम देख रहे थे वो 2023 में ही पूरी तरह डेवलप हुआ है, 2021 में तख्ता पलट हुआ है। तो चाइना क्या कर रहा है, पैसा लगा रहा है, अपने मकसद के सॉल्व कर रहा है सारे। और क्या कर रहा है, रणिल विक्रमसिंघे चाइना में खूब पैसा लगा रहा है। और मोहम्मद मुइज़ू ये तो अभी हाल ही में इलेक्ट हुए हैं। मालदीव में इंडिया आउट, इंडिया के रिलेशन जो मालदीव से ठीक ठाक थे, श्रीलंका से बहुत अच्छे हैं और म्यांमार से काफ़ी ठीक ठाक रहे, लेकिन अब क्या है, ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि चाइना खूब सारा पैसा लगा रहा है। चाइना को अपनी स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए क्या कर रहा है, इनको यूज़ कर रहा है। और क्या कर रहा है, डिफरेंट पोर्ट को बना रहा है, जैसे कि यहाँ पर वो बना रहा है मलेशिया में, क्याउक फू म्यांमार में, हम्बन टोटा पहले ही हमें पता है, मालदीव में मराओ एटोल पे, पाकिस्तान में गवाडार और कराची में। तो ये किस लिए हैं, ये वहाँ पर और कुछ नहीं है, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है अपनी सप्लाई लाइन को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अब जो इंटरेस्ट है वो और भी आगे बढ़ रहा है। अब वो कह रहा है, भारत ने समुद्रयान मिशन के जरिए मत्स्य 6000 को लॉन्च करने की सोची है, जो 6000 का मतलब है 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर नीचे जाए, कहाँ पे,
डीप सी मिशन में समुद्र के नीचे जाएगा। तो अब डीप सी मिशन में कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये जो सारा क्षेत्र है डीप सी मिशन का, ये अलग खेल है, ये इकोनॉमिक जो एक्सक्लूसिव जोन है उसके बाहर है। बाहर कैसे है? जैसे भारत के पास क्या हिस्सा लीज ले रखा है इसने, इंडियन ओशन का ये वाला हिस्सा। और किससे लीज लेते हैं? एक है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो कि अंकलॉस के अंदर ही एक अथॉरिटी है जो कि लीज पे देती है एक तरीके से कुछ सालों की रिसर्च करने के लिए। अगर वहाँ पे मिलेगा तो उसका खनन करने के लिए लाइसेंस मिलेगा। तो ये क्या है? हाई सीज है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके बाहर की बात है। ये किसी की भी ईईजी में नहीं आता, ये वो वाला क्षेत्र है। तो अब यहाँ पर कंपटीशन बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर इंडिया लगा हुआ है, चाइना उसके पास में लगा हुआ है, कई सारी जगह पे हर तरफ ये चीज़ चल रही है। किन किन चीज़ों के लिए? पॉलीमेटालिक निड्यूस के लिए, कोबाल्ट रिच फेरोमैग्नीज क्रस्ट के लिए, पॉलीमेटालिक सल्फाइड के लिए। तो अभी एक नई तरीके पर प्रतिस्पर्धा चलेगी। इसमें मिलेगा, ये पॉलीमेटालिक निड्यूल है, इनमें मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, टाइटेनियम, टेलुरियम, बहुत सारे मेटल्स मिलेंगे जिनकी अब आने वाले समय में और ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए हो क्या रहा है कि छोटे छोटे आइलैंड जो देखने में आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, 100 साल पहले तो बिल्कुल नहीं थी, जब ऑयल एंड नेचुरल गैस के बारे में पता नहीं था कि कहाँ से निकलेगा कहाँ नहीं, उसको कौन देख रहा है, जहाँ पे कोई रह नहीं सकता, कौन सोच सकता था कि उस ना रहने वाली जगह करके क्या होगा, 200 नॉटिकल माइल 370 किलोमीटर की जगह मिल जाएगी। लेकिन आज वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट वहाँ पर कन्वर्ज होते हैं, और जहाँ पर ये दोनों इंटरेस्ट कन्वर्ज होंगे वहाँ पर क्या होगा, बोन ऑफ कंटेंशन बनेगी, और इसी की वजह से डिस्प्यूट अराइज होते हैं। तो ये था हमारा कच्छातीवु से निकली हुई बात कि वो आयाम क्या है जो इस सारे इशू को बढ़ा चढ़ा के पैदा करता है। धन्यवाद।